नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से। एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। खबर यह है कि महागठबंधन में एंट्री मिल रही है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को। एआईएमआईएम को जब एंट्री मिल जाएगी महागठबंधन में तो सोचिए फिर क्या नज़ारा होगा। और ये तो बड़ा पोलराइजेशन हो सकता है बिहार में। यह तो एनडीए के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। देखिए, कोशिश चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन बहुत आसान नहीं है एमआईएम के साथ महागठबंधन का जाना। तेजस्वी यादव 10 सीट देने को तैयार हैं, लेकिन आपको पता ही है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं ओवैसी। तो किसी भी हालत में वो 25 से कम सीट पर मानेंगे नहीं। उनको 25 सीटें चाहिए, और वो भी खास सीटें चाहिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल चाहिए। अगर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 20-25 सीट उनको दे दिया मुस्लिम बहुल इलाके की, तो महागठबंधन तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, वैसे ही बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत मिली थी एमआईएम को, और कई सीटों पर दूसरे नंबर पर। लेकिन महागठबंधन में अगर एमआईएम शामिल हो जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं कि 25 सीट पर लड़ेगा, 15-20 सीट जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है, कहीं 50%, कहीं 70%। तो वैसे में वैसी की पार्टी तो अचानक बहुत बड़ी पार्टी ताकत होकर उभरेगी, किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगे ओवैसी। तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, ये अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी तय नहीं करेगा, ओवैसी तय करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये बात बनेगी। खबर तो यह आ रही है कि हैदराबाद के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के दूसरे नेताओं के बीच बातचीत अब इस स्टेज में पहुंच गई है कि जिसे फाइनल स्टेज कहा जा सकता है। और अब सिर्फ एक ही चीज़ पर पेच फंसा हुआ है, सीटों की संख्या। लेकिन इस पर यह भी समीक्षक कह रहे हैं, चुनावी विश्लेषक, कि अगर ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो इससे ज़बरदस्त पोलराइजेशन होगा और इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। एनडीए के लिए केकवॉक हो जाएगा। होता है, पोलराइजेशन की वजह से ही वहाँ पर बीजेपी जीतती है, चाहे जेडीयू जीतता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की गोलबंदी नहीं होती है। जब मुस्लिम गोलबंद होंगे तो हिंदू भी गोलबंद होंगे, और जहाँ ज़्यादा मुस्लिम हैं जब वो गोलबंदी उनकी होगी तो हिंदू भी गोलबंद हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि कौन कैंडिडेट है, कौन पार्टी है, सब भूल जाते हैं। तो पूरे बिहार में इसका असर दिखेगा और फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, आपने ठीक कहा। और तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एमआईएम को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एमआईएम को कोई घाटा नहीं है। महागठबंधन से अगर 20 सीट भी मिलता है एमआईएम को, तो कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि 20 में 18 जीत जाए, 15 जीत जाए। और ओवैसी के हाथ में 15 विधायक हों तो फिर क्या होगा। पहले ही वो खुनस खाए हुए हैं, 4 विधायकों को तोड़ लिए जाने उनके 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया। वो उस दर्द का इजहार वो गाहे बगाहे हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा गेम खेला है, मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं, कि उन पर आरोप न लगे कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं और महागठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कब तक आरजेडी के लोग मुस्लिमों को डराकर, बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते रहेंगे। हमारी पार्टी मुस्लिम की पार्टी है, हमारी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाएंगे, तो हम मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाएंगे, हमको मजबूत करिए। और लोगों ने भरोसा भी किया है। आप चले जाइए सीमांचल कोसी के इलाके में, तो वहाँ के जो यंग मुसलमान हैं पूरी तरह से उनके फ़ैन हैं और खड़े हैं उनके साथ। तभी तो 5 सीटों पर जीत मिली थी। और इसमें महागठबंधन में एंट्री हो गई और उनको 20 सीटें मिल गई, तो क्या शक है कि 15 सीटें नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। और जीत जाएंगे तो ये भी शक नहीं है कि तेजस्वी यादव के राह की सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएंगे, क्योंकि वो सबक उनको भी सिखाना है। बातचीत चल रही है, आपने ठीक कहा। जो एक ही विधायक हैं एमआईएम के, और उन्होंने पुष्टि की है, अख्तरुल इमान की बातचीत चल रही है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो 10 सीट 8 सीट पर तो नहीं मानेंगे वो। जब अकेले ही लड़के वो 5 सीट जीत सकते हैं तो 10 सीट पर क्यों मानेंगे। हाँ, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अगर 20 सीटें भी मिलेगी तो मान सकते हैं, क्योंकि जीतने की संभावना ज़्यादा। 24 सीटों की मांग रखी गई है एआईएमआईएम के, हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बात नहीं बनी अगर, तो एमआईएम 50 सीटों पर लड़ेगा और भारी नुकसान पहुंचाएगा इस बार महागठबंधन को। ये भी नोट कर लीजिए।
अब वो ज़माना नहीं रहा कि मुस्लिम को बीजेपी का डर दिखा के आप वोट ले लीजिएगा। वो भी अब समझने लगे हैं कि भाई हमारी राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी कौन बढ़ाएगा, हमारा हमारे कौम का ध्यान कौन रखेगा। बीजेपी का डर दिखा के कितना दिन वोट लीजिएगा। तो ऐसी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि महागठबंधन में अगर बात बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बनी तो अब उन पर ये आरोप नहीं लगेगा कि बीजेपी के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही थी, बीजेपी की बी टीम होने का आरोप नहीं लगेगा। कम से कम मुसलमान ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो तैयार हैं, वो कह रहे हैं, खुद ऑफर दे रहे हैं कि हम चाहते हैं महागठबंधन के साथ लड़ना, हम चाहते हैं कि बीजेपी विरोधी जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो, ठीक है, उसकी गोलबंदी हो, अब बीजेपी हारे तो हम दोषी कहाँ हैं, हम बीजेपी के साथ कहाँ हैं। बीजेपी के साथ तो तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन में हमें नहीं ले रहे हैं। तो वैसे ही बहुत बड़ा हेडक बनने वाले हैं। अब इंतजार करिए, आपको रिपोर्ट है कि सब फाइनल है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव कभी भी MIM के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक में ही संदमारी करते हैं ओवैसी। अल्पसंख्यक उनसे जुड़ जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव के MOI समीकरण का क्या होगा, वो तो घुमाएंगे उनको। तो इतना मूर्ख नहीं है तेजस्वी यादव कि MIM के साथ गठजोड़ करेंगे, गठबंधन करेंगे। करना होता तो पहले ही कर लिए होते। ये मास्टर स्ट्रोक है ओवैसी का, जिससे मुझे नहीं लगता है कि कभी तेजस्वी यादव स्वीकार करने की भूल करेंगे। हाँ ठीक है, चर्चा के लिए अच्छा टॉपिक है और बातचीत हो रही है तो अच्छी शुरुआत है। लेकिन मानकर चलिए कि ओवैसी अकेले ही लड़ेंगे या दूसरे छोटे दल हैं, जैसे पप्पू यादव कांग्रेस में जगह नहीं मिल पा रही है, उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं कब तक NDA में रहेंगे, क्योंकि वे नाराज हैं। उनको तो न कह दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कारण है ना, उपेंद्र कुशवाहा को भाव ही नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, उनका नाम तक नहीं लिया। विक्रमगंज तो उन्हीं का इलाका है, काराकट लोकसभा का, वहीं पर सभा हुई मोदी की, मंच पर थे, नाम नहीं लिया। और बहुत रूठे नजर आए। जब पत्रकारों ने पूछा इस बारे में तो उन्होंने चिढ़कर कहा कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं। और इतना ही नहीं, आयोग का गठन हो रहा है लगातार, उसमें भी कोई भूमिका नहीं। तो जीतन राम मांझी के दामाद को मिल गई जगह, चिराग पासवान के संबंधी को जगह मिल गई, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जगह ही नहीं मिली। तो जिस तरह से बीजेपी उनको नज़रअंदाज कर रही है, इसका मतलब है कि वो दबाव बना रहे हैं ज़्यादा सीटों की मांग को लेकर, और अब बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है। बहुत हो गया, आप तो हार गए थे चुनाव, आपको राज्यसभा भी भेज दिया, अब आपको ज़्यादा सीट भी चाहिए, आपको निगम बोर्ड और आयोग का अध्यक्ष सूत्री में भी तो नहीं मिलेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत नाराज हैं, कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है। वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उनके हित में अभी यही है कि वो NDA के साथ बने रहें, उनको मंत्री बनाया जा सकता है और 5-6 सीटें भी मिल सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फैसला वो लेंगे, क्योंकि उनकी जाति के जो वोटर हैं वो ज़्यादा सहज हैं NDA के साथ। अब कुशवाहा कुर्मी वोट बैंक पर नज़र है तेजस्वी यादव की, और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, तो वो भी प्रयोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव थोड़ी भी देर नहीं लगाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो 10 सीट देने में। लेकिन 10 सीट में जीतने की गारंटी कितने सीट की होगी? अभी NDA तो मजबूत दिख रहा है ना, इंटैक्ट दिख रहा है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और उधर है सन ऑफ मलाह माले। तो माले मजबूत पार्टी है, RJD मजबूत पार्टी है, लेकिन सन ऑफ मलाह कितना, कांग्रेस एक्शन में दिख रही है। हाँ, एक्शन में दिख रही है। तो लेकिन कितना मलाह का वोट बैंक ट्रांसफ़र करा पाएंगे मुकेश सहनी, ये सवाल है ना, क्योंकि मलाह यादवों के साथ सहज नहीं है, और यादवों के साथ तो किसी भी जाति के लोग सहज नहीं है, अति पिछड़ा दलित जो भी है, सवर्ण भी सहज, क्योंकि वही 9 सामंत हो गए हैं। और यही मुश्किल है तेजस्वी यादव की, उनके जाति के लोग जो 9 सामंत हो गए हैं, दलितों अति पिछड़ों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसका आरोप लगता रहा है अब तक स्वर्ण समाज पर। तो स्वर्ण समाज तो कुर्सी देने लगा दलित को, साथ में बैठाने लगा, खिलाने लगा, चाय पिलाने लगा, और लेकिन यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी की चुनौती बड़ी है। भले सर्वे में उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है, लेकिन ग्राफ गिर रहा है। प्रशांत किशोर का ग्राफ धीरे धीरे सही बढ़ रहा है, चिराग पासवान का बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है, और नीतीश कुमार जहाँ थे वही बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की चुनौती बड़ी है, और अभी तो कांग्रेस ही एक्शन में है, RJD इनएक्टिव है, पार्टी के परिवार से जुड़े विवाद चर्चा में है, वही सुर्खियां बन रही हैं,
तेजस्वी यादव का कोई राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हुआ अभी तक? कोई चर्चा है? केवल तेज प्रताप छाए हुए हैं, फैमिली विवाद छाया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के दम पर ही थोड़े आप आरजेडी महागठबंधन चुनाव लड़के बिहार जीत लेगा और बीजेपी को हरा देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बैठने की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को, माले के नेताओं को। और अब देर हो चुकी है, 4 महीना चुनाव है भाई, अब समय कहाँ है? सीटें फाइनल नहीं होंगी, उम्मीदवार तय नहीं होंगे, तो फिर अब चुनाव प्रचार कब करेंगे और तैयारी कब होगी? तो देखिए, इसी को अनुभव कहते हैं। हम लोगों ने बात की थी, शुरुआत की थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से होते हुए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए तक पहुंच गए। हम फिर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से महागठबंधन की बातचीत, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और नेगोशिएशन का दौर जारी है। कभी भी यह घोषणा हो सकती है कि AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसकी एंट्री महागठबंधन में हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा बिहार में, और इसका जबरदस्त फायदा एनडीए को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा।